हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह सहायक लेखाकार एग्ज़ाम 2021 की जो क्लासें चल रही हैं उसके अंतर्गत क्लास 7 है। इस क्लास में हम अकाउंटेंसी लेखांकन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 90 तक हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 91 से हम क्लास को शुरू करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यह क्लास है। इसके पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड सहायक लेखाकार एग्ज़ाम 2021, उसमें से आप देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तभी उससे जुड़िएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और मैं थोड़ा सा इन प्रश्नों की चर्चा भी करूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो उसे आप याद रखिएगा। देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं हिंदी में ही यहाँ पे इसको पढ़ूंगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। सूत्रधारी कंपनी और इसकी अनुषंगिक कंपनी का समेकित आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित में से किसके अनुसार तैयार किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, AS 21 लेखांकन मानक क्या 21 के अनुसार किया जाता है। तो सूत्रधारी कंपनी और इसकी जो अनुषंगिक कंपनी का समेकित जो आर्थिक चिट्ठा लेखांकन मानक 21 या AS 21 के अनुसार तैयार किया जाता है। और इसके अतिरिक्त भी लेखांकन के कुछ मानक होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? जैसे AS 11, ठीक है, तो AS 11 भी होता है, जैसे लेखांकन मानक 11। और उसके बाद AS 22 भी होता है, ठीक है, और AS 23 भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। AS 11 क्या होता है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव यह बताता है। AS 22 जो यहाँ पर दिया है यह क्या होता है? आय पर कर का लेखांकन। और 23 जो है लास्ट में, यह क्या करता है? मिश्रित वित्तीय विवरण में विनियोगों का लेखांकन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 92। स्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो छोटी सी इसकी चर्चा भी देख लेते हैं। देखिए, स्थायी संपत्तियों को क्रय करने हेतु दिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान पूंजीगत व्यय होता है, जबकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान आयगत व्यय होता है। और यहाँ पर हमारा इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 93 है, निम्नांकित समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सभी ऑप्शनों को जरूर पढ़िएगा। मैं केवल यहाँ पर सही ऑप्शन को आपको बताऊंगा, ऑप्शन सी, ठीक है। पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू संपत्तियाँ। देखिए, यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो देखिए, मैं इसकी एक चर्चा यहाँ पर एक विश्लेषण आपको बता रहा हूँ। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो द्विपक्षीय अवधारणा या इसको क्या कहते हैं? ड्यूअल कॉन्सेप्ट के आधार पर जो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा, आपको मालूम ही होगा। इस धारणा की मान्यता यह है, मतलब यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। इसी कारण प्रत्येक डेबिट के समतुल्य क्रेडिट तथा प्रत्येक क्रेडिट के समतुल्य डेबिट होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यापारिक लेन देन दो पक्षों डेबिट एवं क्रेडिट को प्रभावित करता है। यह बिल्कुल यही क्या दो पक्षों को प्रभावित करेगा, तभी लेन देन हो पाएगा। क्योंकि डेबिट पक्ष संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और क्रेडिट पक्ष दायित्वों का। इसी कारण दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इस अवधारणा का प्रभाव यह है, इस अवधारणा का प्रभाव क्या है? इस अवधारणा का प्रभाव यह है कि पहला, अगर हम प्रभाव को देखें, तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है, अर्थात, ठीक है, यह हम समझ चुके हैं किस तरीके से। दूसरा, संपत्तियों की राशि के बराबर दायित्व होते हैं, ठीक है। तो असिस्ट और लाइबिलिटीज इक्वल होते हैं, या असिस्ट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हो जाएगा। और अगर तीसरा पॉइंट देखें, कोष प्रवाह विवरण में स्रोतों एवं प्रयोगों का योग बराबर होता है, ठीक है। तो सोर्स इक्वल किसका हो जाएगा? एप्लीकेशंस के इक्वल
हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 94 को देख लेते हैं। 94 है, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची हुई कुल संपत्ति के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि को कहा जाता है क्या? तो भुगतान की राशि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्याति, गुडविल। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेखांकन में ख्याति एक कंपनी द्वारा खरीदी गई शुद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य पर अतिरिक्त मूल्य है। एक और कंपनी की शुद्ध क्या संपत्ति के लिए बाजार मूल्य से अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि क्रेता भी अप्रत्यक्ष संपत्तियों को अर्जित करता है। क्रेता कंपनी के उत्पादों या सेवा की साख, इनके कार्मिकों की गुणवत्ता, ब्रांड नेम की मान्यता और इत्यादि ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 है हमारा। प्रश्न नंबर 95 इस तरीके से है कि अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा क्या है? तो इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर जो 95 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर यह हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी, विवेक। ठीक है, ऑप्शन डी, विवेक की अवधारणा यह अनिश्चित स्थिति में उठाई गई सावधानी से संबंधित है, जो संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 हमारा यह है, उत्तरदायित्व लेखांकन का लक्ष्य है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि लागतें विशिष्ट प्रबंधक की जिम्मेदारी बन जाती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नियंत्रण प्रणालियों में से एक जिम्मेदारी लेखा पद्धति होती है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना है, यह संगठन के उद्देश्यों के आधार पर उपक्रम के अधिकारों पर क्या है, जिम्मेदारी तय करने से संबंधित है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, उत्पाद के बजाय लागत को जिम्मेदारी के केंद्रों के रूप में निर्धारित किया जाता है। यह एक संगठन के विभिन्न प्रभागों के प्रदर्शन को मापने की एक विधि है। प्रत्येक कार्यकारी को उन गतिविधियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए जो उनके या उनकी नियंत्रण में है। यह जिम्मेदारी लेखांकन के लिए आवश्यक है। इस तरह की नीति योजना बनाने के लिए आवश्यक है। इस तरह की नीति योजना बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी भी है और काफ़ी प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है। तो दिखावा पर प्रतिबंध का कारण ऑप्शन बी क्या प्रकटीकरण अवधारणा है। प्रकटीकरण की परंपरा क्या है के अनुसार किसी भी व्यावसायिक संस्था या कंपनी के दिखावे पर प्रतिबंध होता है, अर्थात इस परंपरा अनुसार संस्था द्वारा वित्तीय विवरण को प्रकाशित करते समय उसके साथ उन सभी तथ्यों, समंकों, सूचनाओं को भी सही सही प्रकट करें जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ क्या है, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले भी हों। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, संस्था के खर्चों को पूंजीगत एवं आय खर्चों में विभाजित करके चिट्ठे में लिखना इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। प्रश्न नंबर 98 हमारा इस तरीके से है। देखिए, मालिक की क्षमता का अभिप्राय है क्या? तो मालिक की क्षमता का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कुल परिसंपत्तियों में कुल बाहरी दायित्व को घटाने पर शेष। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व क्षमता, ठीक है, ऑनर इक्विटी, जिसे ऑनर्स इक्विटी की जो हम कह सकते हैं कि गणना के लिए कुल संपत्तियों के योग में से कुल बाहरी दायित्वों के योग को घटा देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यह इम्पोर्टेंट है, यह फार्मूला भी इसका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वामित्व क्षमता की गणना के लिए क्या करेंगे, कुल संपत्तियों के योग में से कुल बाहरी दायित्वों के योग को घटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 99। देखिए, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, दायित्वों में वृद्धि, जमा और कमियां उधार हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। लेखांकन के आधारभूत नियम के अनुसार क्या होता है, व्यक्तिगत खातों के संबंध में क्या हो जाएगा, दायित्वों में वृद्धि को क्रेडिट तथा कमी को डेबिट किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप केवल इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लें तो अकाउंटेंसी के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है, जबकि द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार सौदे के दोनों रूपों का लेखा दो भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101 है। देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 101 है, निम्न में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, गोपनीयता एक लेखांकन प्रथा नहीं है। थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, उन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। लेखांकन प्रथाएं होती क्या हैं? वे मान्यताएं, रीति रिवाज या परंपराएं हैं जिन्हें लेखांकन में स्वीकार किया जा चुका है या जो विभिन्न वर्षों से चली आ रही हैं। प्रमुख मान्यताएं या प्रथाएं क्या क्या हो सकती हैं? लगभग 8 होती हैं, तो मैं उनकी एक बार चर्चा कर देता हूँ। पहली जो है, हम कह सकते हैं रूढ़िवादिता की प्रथा। दूसरी हो सकती है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। तीसरी अगर हम कहूँ तो एकरूपता की प्रथा होगी। चौथी महत्वपूर्णता की प्रथा होगी। पांचवी ऐतिहासिक लेखांकन की प्रथा होगी। छठी शुद्धता की प्रथा कह सकते हैं। सातवीं लेखांकन समीकरण। आठवीं कानूनी मान्यता की प्रथा। ठीक है, तो अगर हम देखें, मैंने जो इन पॉइंट्स की चर्चा करी, तो इस हिसाब से गोपनीयता प्रथा लेखांकन की कोई प्रथा नहीं है। ठीक है, गोपनीयता का नाम कहीं भी नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 102 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो लेखांकन के सिद्धांतों के सत्यापन हेतु प्रमाण देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैं जो ये चर्चा कर रहा हूँ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। लेखांकन के सिद्धांतों के सत्यापन हेतु प्रमाण देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसकी जननी मान्यताएं होती हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार एवं व्यावसायिक परिस्थितियाँ नहीं, परिस्थितिवश परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत तो होते हैं, जैसे एक लागत का सिद्धांत आप जानते ही होंगे, भौतिकता का सिद्धांत और सत्यता का सिद्धांत। ठीक है, तो इस चीज़ों से, इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक विधि है, न कि लेखांकन सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 103 को। देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है? तो 103वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक इकाई अवधारणा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसकी चर्चा करें, एक विश्लेषण देखें, तो व्यावसायिक इकाई अवधारणा या पृथक व्यवसाय की अवधारणा, सेपरेट बिजनेस जो हमारा होता है, के अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं इस बात को कहूँ, इसी बात की अगर मैं और दूसरे तरह से चर्चा करूँ, तो व्यवसाय की इकाई अवधारणा के अनुसार व्यापार एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, इसलिए व्यापार के अस्तित्व को इसके स्वामी, लेनदारों, प्रबंधकों और अन्य दूसरे व्यक्तियों से अलग माना जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 104 हमारा इस तरीके से है। प्रश्न नंबर 104, लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दीर्घकालिक ठेका कार्यों में लागू नहीं होता है लेखांकन की वसूली का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो वसूली अवधारणा तब लागू होती है जब बिक्री संपन्न हो और माल की सुपुर्दगी कर दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105 है हमारा। सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है क्या? सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मान्यताएं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान्यताएं तो इसका आधार हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 106 को देख लेते हैं। खास देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मान्यताएं होती हैं। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित अवधि, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चालित कारोबार के विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के अपरिमित अवधि तक चालू रहने के बारे में मान्यताएं होती हैं, अर्थात व्यवसाय के चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत यह मान्यता होती है कि संबंधित व्यवसाय अनिश्चित भावी समय तक चलता रहेगा, जिसके लाभ हानि को समय समय पर जानते रहने के लिए व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। अतः विकल्प ए क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 देखिए। प्रश्न नंबर 107 इस तरीके से है, लेखांकन नियम, प्रविधियों तथा पद्धतियाँ एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए, इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं। तो कौन सी लेखांकन प्रथा कहते हैं, ऑप्शन ए सुसंगति, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ बातें आपको जो बताऊंगा उन्हें आप जरूर याद रखिएगा कि लेखांकन की सुसंगत प्रथा के अनुसार लेखांकन नियम, प्रविधियाँ एवं पद्धतियाँ एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में या दूसरी तरह से अगर मैं इस बात को कहूँ तो एक रूपता या सुसंगति की अवधारणा के अनुसार प्रबंधकों द्वारा अपने व्यापार के संबंध में निश्चित निष्कर्ष निकालने और धारणाएं बनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार का लेखा करने के लिए प्रत्येक वर्ष समान नियमों और पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, 108, पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ऑप्शन ए पृथक व्यवसाय, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेखांकन व्यवसाय की पृथक इकाई की अवधारणा के अनुसार समामेलित एवं असमामेलित संस्थाओं की दशा में स्वामियों एवं संस्थाओं का अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। इसी कारण से संस्था के आर्थिक चिट्ठे में संस्था के स्वामियों की पूंजी एवं लाभों को दायित्व पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि यह व्यवसाय का दायित्व होता है, अर्थात स्वामी की पूंजी को संस्था का दायित्व माना जाता है। इसी वजह से एक व्यापारी व्यापार में पूंजी लगाता है तो क्या होता है, वहाँ पर पूंजी खाता पृथक व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत वह आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 109, प्रयुक्त पूंजी है क्या। जो प्रयुक्त पूंजी जो है वह क्या होती है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ठीक है, समता प्लस दीर्घकालिक ऋण। प्रयुक्त पूंजी या विनियोजित पूंजी की गणना के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या, विनियोजित पूंजी बराबर समता अंश पूंजी प्लस दीर्घकालीन ऋण होते हैं, ठीक है। और विनियोजित पूंजी बराबर स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व होता है, यह हम जानते हैं। इन सूत्रों से स्पष्ट है कि विनियोजित या प्रयुक्त पूंजी में समता एवं दीर्घकालिक ऋण दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। जो मैंने दो सूत्र बताए इन्हें ध्यान रखिएगा। विनियोजित पूंजी बराबर क्या होता है, समता अंश पूंजी प्लस दीर्घकालिक ऋण, और विनियोजित पूंजी बराबर होता है स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 110 हमारा इस तरीके से है। प्रश्न नंबर 110, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी समता मूल्य लागत मूल्य जो भी कम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेखांकन की रूढ़िवादिता सिद्धांत के अनुसार अंतिम खाता तैयार करते समय स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम होता है पर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे व्यवसाय द्वारा अधिक लाभ न दिखाया जा सके। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब समाप्त करते हैं क्लास को, आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रूढ़िवादी परंपरा है। लेखांकन की रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, जबकि संभावित लाभों का नहीं करना चाहिए। इस आधार पर व्यवसाय को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इस रूढ़िवादी दृष्टिकोण का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो बच्चों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और चाहिए वह भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।